हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और हमारा ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका पेपर रहेगा जिसमें हमें एल्गी यानी कि शैवाल का अध्ययन करना है, लाइकेन यानी कि सहवाग का अध्ययन करना है और ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करेंगे। तो आपके सिलेबस के इसी पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि जो आपकी क्लासेस जो 11वीं और 12वीं क्लासेस रही हैं वहाँ पे भी आपने एल्गी का अध्ययन किया होगा और एल्गी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा बातें आएंगी, थोड़ा सा एलेबरेट लेवल के ऊपर, थोड़ा सा बड़े लेवल के ऊपर हमें इनको समझना है। तो हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं एल्गी को। और सबसे पहले हम एल्गी के जो सामान्य लक्षण होते हैं, जनरल करैक्टर्स हैं, उन जनरल करैक्टर्स की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि एल्गी एक्चुअल में क्या है और पूरे प्लांट किंगडम के अंदर ये किस प्रकार एक अलग ग्रुप के रूप में हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनफॉर्मल टर्म फॉर पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप हम ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जहाँ पे ओरिजिन अलग अलग सोर्स से हो रहा हो, यानी कि ऐसा ग्रुप है जिसमें जो मेंबर्स इंक्लूड हैं उनका ओरिजिन अलग अलग लाइन से है, यानी कि उनकी जो एंसेस्ट्री होती है, उनके पूर्वजों से उन तक का जो इवोल्यूशन का लाइन है वो डिफरेंट रहा हुआ होता है। तो ऐसे ग्रुप को हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप बोलते हैं। रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर, आपको खास ध्यान देना है कि एल्गी अपने आप में एक ग्रुप है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्गी अपने आप में क्या है, एक ग्रुप है। और इस ग्रुप में क्या है, यूनिसेलुलर माइक्रो एल्गी से लेकर के मल्टी सेलुलर जाइंट फॉर्म तक आ जाएंगे। देखिए कि जैसे हम छोटी क्लासेस की बातों को अगर हम यहाँ पे रिवाइज करें तो आपको पता है, जैसे आपने क्लेमाइडोमोनास पढ़ा होगा। तो क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी है, एक छोटा सा एक सेल का एल्गी होता है, उसको अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रो एल्गी है, उनको हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोपिक है। ऐसे फॉर्म भी हैं, एल्गी ग्रुप है लेकिन ग्रुप में ऐसे छोटे छोटे एल्गी भी हैं जिनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम देखेंगे कि जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं वहाँ पे हमें कैल्प फॉरेस्ट, जो मैराइन इकोसिस्टम्स होते हैं, जो समुद्री पानी होता है, वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे फॉर्म भी हैं जो काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। जाइंट का मतलब दैत्याकार होता है। मल्टी सेलुलर फॉर्म्स हैं और जाइंट फॉर्म्स हैं, ये वाले फॉर्म्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि ग्रुप है, नंबर वन चीज़, दिस इज़ ए ग्रुप। और इस ग्रुप के सभी मेंबर एक ही पूर्वज से आ रहे हैं ऐसा नहीं है, उनके सबके एंसेस्ट्री अलग अलग है। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। और यहाँ जो मेंबर मिलेंगे वो सारे एक जैसे नहीं है, यहाँ आपको यूनिसेलुलर भी मिल सकते हैं और मल्टी सेलुलर जाइंट फॉर्म्स। ये भी आपको ध्यान रखना है कि केवल मल्टी सेलुलर से ही बात नहीं बनेगी। मल्टी सेलुलर भी इतने बड़े फॉर्म हैं कि वो दैत्याकार दिखाई देते हैं, पूरा का पूरा एक जो फॉरेस्ट जैसा दिखाई देता है, जिनको हम कैल्प फॉरेस्ट, जब हम फियोफाइसी के मेंबर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैल्प फॉरेस्ट जैसी बातें भी आएंगी कि जो सार्गसम है, लेमिनारिया है, फ्यूकस है, ये ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो वहाँ पे कैल्प फॉरेस्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो नंबर वन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर जॉइंट फॉर्म तक के मेंबर्स आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे इनके फॉर्म्स, इनके स्वरूप की बात करें कि कितने बड़े साइज के हैं या कैसे हैं उसको देखें, तो यूनिसेलुलर माइक्रो एल्गी से लेकर के जॉइंट फॉर्म तक का आपको यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि सिंपली हम एल्गी को सी वीड भी बोलते हैं। सी वीड का मतलब होता है समुद्री खरपतवार। और खरपतवार तो हम उन पौधों को बोलते हैं जो बेवजह खड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में खड़े हो जाते हैं। जैसे हमारे खेतों के अंदर खरपतवार उग जाती है, फिर हम उनको निराई गुड़ाई के दौरान हटाते हैं। तो उसी प्रकार से ये सी वीड यानी कि समुद्र के अंदर, या समुद्र का मतलब ये कि जो वाटर बॉडीज होती हैं उन वाटर बॉडीज़ के अंदर बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में अवांछित प्रकार से एक ग्रोथ के रूप में पाया जाता है, जिनको हम आसपास के जो पानी जहाँ पे भर जाता है वहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि पानी के अंदर ये जम जाता है, जिनको हम अपनी लोकल भाषा के अंदर काई वगैरह भी बोल देते हैं। तो एक्चुअल में जो सी वीड जो नाम है, ये नाम कहाँ से आ रहा है अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज़ बिलोंगिंग टू फाइकोस।
और फाइकोस एक्चुअल में जो ग्रीक भाषा है उसका शब्द है। तो ग्रीक भाषा से एक वर्ड लिया गया है फाइकोस, और फाइकोस का मतलब होता है सी वीड। तो हम एल्गी को सी वीड कहते हैं, और ये सी वीड एक्चुअल में क्या है, फाइकोस की डेफिनेशन है कि फाइकोस का शाब्दिक अर्थ होता है सी वीड। और हम यहाँ पे एल्गी के लिए फाइकोस वर्ड जो ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है उसको यूज़ करें तो हमारा जो इसका मतलब आता है कि एल्गी का जो शाब्दिक अर्थ आना चाहिए, फाइकोस का जो शाब्दिक अर्थ आना चाहिए, दैट इज़ सी वीड, की हम इसको समुद्री खरपतवार भी बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जब हम एल्गी का अध्ययन करते हैं, जैसे हम जो भी अध्ययन करते हैं तो उस पर्टिकुलर ब्रांच का एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो एल्गी का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम या तो उसको बोलेंगे फाइकोलॉजी या हम उसको बोलेंगे एल्गोलॉजी। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ग्रीक ओरिजिन से बात करें तो ग्रीक ओरिजिन से तो हम बोलेंगे उसको फाइकोलॉजी। अगर हम उसको लैटिन ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम उसको बोलेंगे एल्गोलॉजी। तो ब्रांच का नाम या तो फाइकोलॉजी होगा या एल्गोलॉजी होगा, डिपेंड करेगा कि अगर हम ग्रीक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तब तो बोलेंगे फाइकोलॉजी, अगर हम लैटिन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल बराबर अर्थ है, या तो फाइको बोलेंगे या एल्गोलॉजी बोलेंगे। अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर केवल भाषा का है कि अगर हम ग्रीक ओरिजिन को यूज़ कर रहे हैं तो फाइको बोलेंगे और लैटिन यूज़ कर रहे हैं तो एल्गो बोलेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले एल्गी जो नाम है, पूरे ग्रुप के लिए जो एल्गी नाम है वो यूज किन्होंने किया होगा या किसने सबसे पहले इस शब्द को यूज़ किया ताकि लोगों के बीच में ये शब्द आया। तो अगर हम बात करें कि टर्म कॉइंड बाय, कि जिन्होंने सबसे पहले इसका यूज़ किया, तो ही वाज कैरोलस लीनियस। तो जो कैरोलस लीनियस हैं, इन्होंने 1754 में एल्गी वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है कि जो भी पर्टिकुलर फील्ड होती है उस फील्ड के अंदर जो बहुत ज़्यादा काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनका जो योगदान होता है, उस योगदान के रेफरेंस में हम उनको फादर के रूप में जानते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे फादर ऑफ एल्गोलॉजी किन्हें बोला जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एल्गी की फील्ड में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन के आधार पे जिनको फादर से हम रेस्पेक्ट देते हैं, ही इज़ फेलिक्स यूजिन फ्रिच, जिनको हम शॉर्ट में F.E. फ्रिच के नाम से भी जानते हैं। तो F.E. फ्रिच को फादर ऑफ एल्गोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी, फादर ऑफ एल्गोलॉजी बोलते हैं फ्रिच को, और फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी बोलते हैं विलियम हेनरी हार्वे को। तो हार्वे को हम बोलते हैं मॉडर्न एल्गोलॉजी के फादर के रूप में जानते हैं, फ्रिच को हम जानते हैं फादर ऑफ एल्गोलॉजी के टर्म से। अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि भारत के अंदर एल्गोलॉजी का जो फील्ड है, शैवाल विज्ञान का जो पूरा भारत के अंदर जो पूरा इसका जो डेवलपमेंट है, विकास हुआ है, कि एल्गी की फील्ड में जो भारत के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है, उस प्रोग्रेस में सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन के रूप में जो साइंटिस्ट जिनका ये बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो ही इज़ फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। और फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी के रूप में हम जिनको जानते हैं या जिनका नाम लिया जाता है वो हैं हमारे प्रोफेसर M.O.P. आयंगर, जिनको हम मंडयम होशुरी पार्थन सारथी आयंगर बोलते हैं। तो इनको शॉर्ट में हम M.O.P. आयंगर के नाम से जानते हैं। तो जो आयंगर सर हैं वो फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी हैं, हार्वे हैं वो मॉडर्न एल्गोलॉजी के फादर हैं, और फ्रिच हैं वो जो एल्गोलॉजी है उसके बेसिक फादर के रूप में हम इनको जानते हैं। तो तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि टर्म किन्होंने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया, फादर कौन है, फ्रिच हैं, मॉडर्न के फादर कौन है, हार्वे हैं, और इंडियन के फादर कौन है, आयंगर है। आयंगर सर के बारे में आपको और भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मद्रास यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी में इनका बहुत बड़ा काम रहा हुआ है। वहाँ इनकी जो भी वर्किंग्स है वो मद्रास यूनिवर्सिटी में रह कर के इन्होंने काम किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो आयंगर सर हैं ये फादर ऑफ एल्गोलॉजी फ्रिच, जो फ्रिच हैं
ये फ्रिच के स्टूडेंट हैं, फ्रिच के स्टूडेंट रहे हुए हैं। तो फादर ऑफ एल्गोलॉजी फ्रिच और उनके स्टूडेंट प्रोफेसर एम.ओ.पी. आयंगर, वो फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी के रूप में हम इनको जानते हैं। ये तो कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर फील्ड है, जो एल्गोलॉजी है, जिसको हम पाइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, उस फील्ड में मेजर कंट्रीब्यूशन जिनका रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे हमने जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैं उनके बारे में देखा कि हम इनको इस प्रकार से याद रखेंगे कि ये हमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर वहाँ भी काम आते हैं, और इवन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपको बाद में देनी पड़ेंगी तो वहाँ के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल तैयार करेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं कुछ की फीचर्स की तरफ, कि जो एल्गी है उस एल्गी से जुड़े हुए जो की फीचर्स हैं उनको हम बात करते हैं। की फीचर का मतलब ये होता है कि ऐसे फीचर जो एक चाबी के रूप में इस्तेमाल हों, जो किसी चाबी क्या होता है कि किसी ताले के लगते, दूसरे ताले के वो काम नहीं आते, तो केवल इसी के लिए लागू होंगे। तो ऐसी फीचर्स हम यहाँ पे देखेंगे जिनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना कर के, हालांकि बुक्स में इस प्रकार का प्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमने कोशिश की है कि चीज़ें आपको एक साथ समराइज रूप से मिल जाएं और इस प्रकार से मिले कि आप बाकी के साथ में उनका कोरिलेशन है वो भी कर सकें। तो यूनिक क्या है, एल्गी की ऐसी कौन सी फीचर्स हैं जिनके आधार पे हम इनको यूनिक एक ग्रुप के रूप में, एक जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है, तो उस ग्रुप की कुछ विशेषताएं तो होनी चाहिए कि वो विशेषताएं किसी और में नहीं मिलती, इसलिए हमने उसको एक अलग ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप का नाम हमने क्या रखा है, एल्गी रखा है। तो इस ग्रुप के की फीचर्स क्या होते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये जो आपका ग्रुप है ये एक्चुअल में हम कहाँ पे हैं, प्लांट्स में हैं, कि जो प्लांटी ग्रुप है इस प्लांटी ग्रुप के अंदर ही एल्गी इंक्लूड है। तो प्लांटी ग्रुप के अंदर, यानी कि प्लांट्स का जो ग्रुप है उसी प्लांट्स के ग्रुप के अंदर एल्गी भी एक सब ग्रुप हो गया। तो प्लांट के अंदर तो एल्गी भी आता है, फंजाई भी आता है, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो उन सब में और इनमें अंतर क्या है, या ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसको बाकी से अलग करती हैं, उनको हम वन बाय वन करके देखते हैं। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि एल्गी के रूप में जितने भी मेंबर्स हमारे पास होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हम उनको बोलते हैं जो अपना भोजन खुद ब खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि उनके पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है। देखा जाए तो क्या है कि जैसे कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं कि जो रसायन संश्लेषी होते हैं, ठीक है। फोटोट्रॉफिक का मतलब फोटोसिंथेसिस वाले होते हैं, तो यहाँ पे ऑटो का मतलब मोस्टली आप क्या निकालेंगे, फोटोसिंथेसिस, कि ये सनलाइट को यूज़ कर सकते हैं और सनलाइट को यूज़ करके अपना भोजन खुद ब खुद बना सकते हैं। इट मीन्स इनके अंदर क्या मिलना चाहिए, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलने चाहिए। जब हम आगे इसके जनरल करैक्टर्स को हम वन बाय वन करके समझेंगे तो हम वहाँ पे ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी एल्गी क्लास में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये कंफर्म कर लेते हैं कि इस ग्रुप में जो भी मेंबर आएंगे वो ऑटोट्रॉफिक होंगे। अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये हो गया कि ये अपना भोजन खुद ही बनाएंगे, किसी और से नहीं लेंगे। तो हमारा जो प्लांट ग्रुप है उस प्लांट ग्रुप के अंदर से जो फंजाई है वो अपने आप ही आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फंजाई हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना भोजन खुद ब खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ऑटोट्रॉफिक ग्रुप के अंदर आएगा हमारा एल्गी, और इस ग्रुप के अंदर जैसे दूसरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, जैसे इसमें टेडो भी आ जाएगा, ब्राय भी आ जाएगा, लेकिन इसमें फंजाई नहीं आ सकता क्योंकि फंजाई के पास फूड को सेल्फ सिंथेसाइज करने का जो फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म है वो नहीं होता है। तो वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर कि दे आर ऑटोट्रॉफिक, अपना भोजन खुद ब खुद सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफिक केवल इन्हीं का फीचर नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फंजाई का तो नहीं है, लेकिन अकेले एल्गी का भी करैक्टर नहीं है, क्योंकि टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, ब्रायो ये सब भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो हम ऑटोट्रॉफिक केवल इनका लक्षण होता है ऐसे नहीं बोल सकते। तो हम दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं। सेकेंड इज़ थैलोफिटिक। थैलोफिटिक का मतलब ये है कि इनका जो बॉडी होना चाहिए, जो पूरा ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो थैलस लाइक होता है।
और थैलस का मतलब वो ये होता है कि ऐसा प्लांट बॉडी या ऐसा बॉडी जो जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज थैलस। तो थैलस के रूप में इनकी बॉडी पाई जाती है। अब थैलोफिटिक ग्रुप या थैलोफिटिक टर्म को अप्लाई करते ही क्या होगा कि हम देख पा रहे हैं कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसमें से आउट हो जाएंगे। यानी कि थैलोफिटिक जो ग्रुप होगा उसके अंदर ब्रायोफाइट्स भी आ जाते हैं, इवन फंजाई भी आ जाएगा, एल्गी भी आ जाएगा। तो टेरिडो, जिम्नो और एंजियो ये 3 इसमें से आउट हो जाएंगे। यानी कि ये थैलोफिटिक या थैलस का पाया जाना ऐसा करैक्टर हो गया जो इसको टेरिडो, जिम्नो, एंजियो इनसे सेपरेट कर देगा। जैसे ऑटोट्रॉफी का होना इसको फंजाई से अलग कर देता है कि ये फंजाई नहीं हो सकते, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो नहीं हो सकते क्योंकि ये थैलोफिटिक हैं। तो थैलोफिटिक टर्म अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये टेरिडो, जिम्नो और एंजियो उनसे अलग हो जाएगा। जिनमें टेरिडो, जिम्नो, एंजियो जिनमें ये तना और पत्तियां पाए जाते हैं उनको हम कॉर्नोफाइट बोलते हैं, कॉर्मोफाइट। आपको ध्यान रखना है कि दैट इज़ कॉर्मोफाइट, CORMO। तो ये कॉर्मोफाइट नहीं है, ये कैसे हैं, थैलोफिटिक हैं, थैलस जैसा इसके अंदर बॉडी पाया जाता है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो थैलस जैसे तो ब्रायोफाइट भी हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी थैलस पाया जाता है। तो ये ब्रायोफाइट से कैसे अलग होंगे, अगर हम उस चीज़ को देखें तो यहाँ पे एक दूसरी चीज़ हम अप्लाई कर देंगे कि दे आर नॉन एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, और उसमें जब माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, जो डेवलपमेंट चलेगा, तो उससे एक मल्टी सेलुलर कंडीशन या मल्टी सेलुलर एक मास क्रिएट होता है, एक बॉडी क्रिएट होता है, उसको अपन एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जिन पौधों में होते हैं वो एम्ब्रियोफिटिक होते हैं। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इन सब में एम्ब्रियो बनता है। यानी कि ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट से आगे वाले जितने भी पौधे हैं उन सभी में एम्ब्रियो बनता है, लेकिन इसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ब्रायोफाइट और उससे आगे वाले इसमें से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो अब हम देख सकते हैं, अब हमारे पास कुछ बातें आ गई कि ऑटोट्रॉफिक हैं, थैलोफिटिक हैं और नॉन एम्ब्रियोनिक हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ना तो ये फंजाई हैं, ना ये टेरिडो हैं, ना ये जिम्नो हैं, ना ये एंजियो हैं, ना ये ब्रायो हैं। इट मीन्स ये कौन है, ये इन सब से अलग हैं। दीज आर द की फीचर्स, कि इसलिए ये बाकी सबसे अलग है, और बाकी सबसे अलग है तो हम इनको एक यूनिक ग्रुप में रखते हैं, दैट ग्रुप इज़ एल्गी। इसके अलावा भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है वो हम बात करते हैं। अगर हम इनको देखें तो यहाँ पे हमें कुछ बातें और मिल जाएंगी कि दे आर मोस्टली एक्वेटिक। फंजाई हैं, मोस्टली एक्वेटिक नहीं है। ब्रायोफाइट्स जिनको हम एम्फीबियंस के रूप में जानते हैं, दे आर नॉट मोस्टली एक्वेटिक। वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं जैसे कि रिक्सिया फ्लूटेंस वगैरह है, वो सब क्या हैं, एक्वेटिक हैं, बाकी मोस्टली दलदल में मिलती हैं। टेरिडोफाइट्स हैं वो एक्वेटिक नहीं हैं, उनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्वेटिक हैं, बाकी क्या हैं, बाकी वो टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स हैं वो एक्वेटिक नहीं हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं, लेकिन सारे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे एल्गी में मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स हैं। अगर हम इनकी हैबिट की बात करें तो दे आर मोस्टली एक्वेटिक, हालांकि इनमें भी एक्सेप्शन आएंगे। कुछ लिथोफिटिक्स भी होती हैं, कुछ सोयल के ऊपर ग्रो करने वाली, रॉक्स के ऊपर ग्रो करने वाली, ऐसी भी हो सकती हैं। इवन कुछ पैरासिटिक, जैसे ऊपर आपने ऑटोट्रॉपिक बोला था, वहाँ पे हम कुछ पैरासिटिक की भी बात कर सकते हैं, लेकिन वो सब एक्सेप्शन, कुछ एक मेंबर होते हैं, लेकिन बाकी मोस्टली क्या हैं, दे आर एक्वेटिक। हाँ, अब एक्वेटिक में फिर आपको दोनों चीज़ें अप्लाई करनी है कि एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकता है, जो आपके तालाबों का, झीलों का, नदियों का जो कम लवणीय पानी होता है वो भी हो सकता है, या वो समुद्रों का खारा पानी यानी कि मैराइन वाटर बॉडीज हैं, ये भी हो सकते हैं। लेकिन थैलस, इनका बॉडी चारों तरफ से मोस्टली पानी से घिरा हुआ रहता है, यानी कि मोस्टली पानी में पाए जाते हैं। तो दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन देयर हैबिट। इसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स का मतलब इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, दे आर सिंपल।
दे आर सिंपल। और इस चीज़ को आप ऐसे ध्यान रखें कि एल्गी में सिंपल होते हैं, ब्रायो में और थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, जिम्नो एंजियोइन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती हुई चली जाती है। तो प्लांट किंगडम में सबसे सिंपल प्रकार के सेक्स ऑर्गन, सबसे सिंपल प्रकार के सेक्स ऑर्गन, और क्या खास बात है उनकी, प्रोटेक्शन नहीं है, विदाउट प्रोटेक्शन। होता क्या है कि जब एक्वेटिक हैं, जब एक्वेटिक हैं तो एक्वेटिक होने से क्या हो गया, चारों तरफ से ये पानी के अंदर है तो पानी से सराउंडेड है, पानी से सराउंडेड है तो वहाँ पे डेसिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुष्कन की प्रॉब्लम नहीं है, सूखेंगे नहीं, वो सूखेंगे नहीं, तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स के अंदर चाहे तो वो मेल गैमीटेंजियम हो चाहे वो फीमेल गैमीटेंजियम हो, उनके अंदर गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स को तो गैमीटेंजियम या युग्मक धानी में से निकल करके रिप्रोडक्शन के लिए बाहर काम में लेना होता है, या वो जैसे कि आइसोगेमी है तो उसमें दोनों बाहर निकलते हैं, एनाइसोगेमी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और ऊगेमी के अंदर और भी चेंजेस आते हैं, उनको हम आगे जब रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे 1 बाय 1 करके समझेंगे भी, एग्जाम्पल्स की बातें भी करेंगे। लेकिन सेक्स ऑर्गन में जो बन रहा है उसको रिप्रोडक्शन में भाग लेना होता है, यानी कि उसको वहाँ से निकल करके भाग लेना होता है, तो प्रोटेक्शन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेसिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारे बाकी प्लांट्स हैं उनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके पास वेल प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे आप ब्रायोफाइट में जाएंगे तो वहाँ पे कवरिंग है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में भी कवरिंग है। यहाँ भी कुछ मेंबर्स, जैसे कि हम हायर एल्गी के अंदर जाएंगे तो जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में पॉलिश हाइपोनिया है उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसी प्रोटेक्शन जैसी स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी। इसी प्रकार से फियोफाइसी के मेंबर्स में जाएंगे तो वहाँ पे भी मिलेंगी, लेकिन वो एक जनरल करैक्टर नहीं है। जनरल करैक्टर हम क्या लेंगे कि वहाँ पे मोस्टली ये सेक्स ऑर्गन काफ़ी सिंपल होते हैं और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड नहीं होती है। इसके बाद में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है, वो है कि इनकी सेल वॉल। ये एक ऐसा करैक्टर है जो सभी प्लांट्स में पाया जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिसमें भी सेल वॉल पाई जाती है वो प्लांट किंगडम में शामिल होंगे। जैसे कि आपने कहा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है इसलिए वो प्लांट किंगडम का हिस्सा है। अगर ऐसे हम बात करें कि आपने कहा कि ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट की सेल में भी सेल वॉल है, आपने कहा एंजियोस्पर्म तो उनमें भी सेल वॉल है। तो सेल वॉल का पाया जाना ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेल वॉल का पाया जाना प्लांट किंगडम का सबसे बेहतरीन या सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूनिक है, कि अगर कोई प्लांट है तो डेफिनेटली उसमें सेल वॉल होगी। अब ये अलग बात है कि अगर वो फंजाई है तो उसमें सेल वॉल सेलुलोज की नहीं है, अगर वो बैक्टीरिया है तो उसमें सेलुलोज की नहीं है, एल्गी है तो सेलुलोज की है। हाँ, इसके अलावा अगर आप ब्रायो बोलेंगे तो वहाँ भी सेलुलोज है, जिम्नोस्पर्म में भी सेलुलोज है, एंजियोस्पर्म में भी सेलुलोज है, लेकिन एल्गी की सेल वॉल में सेलुलोज तो एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है, इसके अलावा इसके अंदर दूसरे सेकेंडरी कंपोनेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अगेन ध्यान रखनी है कि मेन कंपोनेंट इनका क्या होता है, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है। सेलुलोज के अलावा दूसरे कंपोनेंट्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और क्लास के जो करैक्टर्स आएंगे उन करैक्टर्स में कई बार हम देखेंगे कि इनकी सेल वॉल के अंदर जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो उनके क्लासिफिकेशन के लिए भी काम आते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। हमारा जो आज का ये लेक्चर रहा, वीडियो रहा, इस वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पे जो हम देख पा रहे थे कि जो आपके पास क्लास को देखें तो जनरल करैक्टर्स की जो हमने बातें की, तो आपको ग्रुप क्या है, कहाँ से कहाँ तक की फॉर्म्स इसमें मिल सकती हैं, टर्मिनोलॉजी से जुड़ी हुई जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। और ये वाला जो पार्ट था, जो की फीचर से जुड़ा हुआ पार्ट था, इसको आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझने की ज़रूरत है कि जो की फ़ीचर्स हैं और जो एडिशनल फ़ीचर्स यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस की हैं, ये दोनों ही चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्लियर करनी है और आपको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ऑटोट्रॉफिक, थैलोफिटिक, नॉन एम्ब्रियोनिक ऐसे प्लांट्स हैं जो मोस्टली एक्वेटिक हैं, जिनके सेक्स ऑर्गन सिंपल हैं, बिना किसी ज़्यादा प्रोटेक्शन के होते हैं और जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। ऐसे ग्रुप का नाम है एल्गी। तो दिस इज द एंटायर ग्रुप, इन करैक्टर्स से बना हुआ है, यानी कि इसमें वो पौधे आएंगे जिनके पास ये सारे करैक्टर्स हम अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये एक छोटी सी क्लास थी कि जिसमें आप एल्गी के जो जनरल करैक्टर्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया गया। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पाए हैं। और दूसरी ख़ास बात ये कि आप इन चीज़ों को अपने नोटबुक के अंदर भी डेली नोट करें, और जो वीडियो है उस वीडियो की सहायता से जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं, जो आपको बताई जाती हैं या इसमें डिस्कशन में डाली जाती हैं, उनको आप साथ में तैयार करें और अपने प्रॉपर नोट्स को भी आप बनाते रहें। होपफुली आपका जो पार्ट है वो 1 बाय 1 करके जब प्रोसीड होगा तो आपके पास एक अच्छा कलेक्शन भी होगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर भी साथ में होती रहेंगी। तो ओके देन, थैंक यू।